मनोहर हिंदी कहानियां पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी ऑटो ऑटो, ये आजकल के ऑटो वाले भी ना मजाल है शाम के समय बिल्कुल भी सुन ले। मन में बुदबुदाती हुई अर्पणा रोड पर खड़ी ऑटो रोकने की लगातार कोशिश किए जा रही थी। क्या मैडम, ऑटो तो मिलने से रहा, कहो तो मैं घर छोड़ दूं। ऐसे शब्द सुनकर अर्पणा का खून खौल गया। वो लाल आंखों के साथ ये मन बना के मुड़ी कि जिसने भी ये बोला है आज मैं उसका मिलन उसकी मौत से करवा ही दूंगी। ये कैसी बदतमीजी। वो आगे बोलने ही वाली थी कि अचानक से उसका मुंह बंद पड़ गया और हाथ रुक गए। सामने और कोई नहीं, प्रमोद खड़ा था, उसका बड़ा भाई। भैया आप ना सुधर जाइए, वरना मैं तो नहीं लेकिन पब्लिक जरूर किसी दिन आपकी चटनी बना देगी। बस बस काली माता, आज से पक्का ऐसा मजाक कभी नहीं। आज तो मैं तेरे हाथों पिट ही जाता। रहने दो आप, मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। आई मेरी माँ, माफ कर दे, आज से कभी ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, ये आखिरी बार है आपका। अब चल बैठ गाड़ी में। वैसे भैया आज आप यहाँ कैसे? कुछ नहीं, बस तुझे सरप्राइज देने आया था। बच गया, वरना मैं ही सरप्राइज हो जाता। दोनों घर पहुँचते हैं कि अचानक दोनों का खिला हुआ चेहरा लटक जाता है। प्रमोद दौड़कर अपनी माँ के कमरे में जाता है। वहाँ जाकर देखता है कि उसकी माँ एक कोने में बैठी रो रही है और उसके पापा दांत भींचकर हाथ में बेल्ट लिए खड़े हैं। पीछे पीछे अर्पणा भी कमरे में पहुँचती है। अपनी माँ की दशा देखकर वो रोने लगती है और अपने कमरे में चली जाती है। ये आज का नहीं, हमेशा का था, और सिर्फ उसके माँ बाप का नहीं, उसके घर, रिश्तेदार, आस पड़ोस, हर जगह का माहौल यही था। हर छोटी बात पर औरतों पर हाथ उठाना। अर्पणा की माँ को तो अपने खुद के बच्चों के बारे में बोलने का हक नहीं था, और ना ही अर्पणा और प्रमोद को ये हक था। घर में वही होता था जो पापा कहते थे, इज्जत नहीं, डर की वजह से। ऐसा नहीं था कि उन्होंने आवाज नहीं उठाई थी, अपने पापा को प्यार से, गुस्से से, हर तरीके से समझाने की कोशिश की थी, लेकिन किसी के कुछ कहने पर वो मरने की धमकी देते, और उनकी धमकियों को हमने तब तक हल्के में लिए जब तक उन्होंने सच में खुद को मारने की कोशिश नहीं की। अर्पणा को आज भी वो रात याद है। पापा शराब के नशे में आकर उसकी माँ को बहुत बुरी तरीके से पीटने लगे। प्रमोद ने अपनी माँ को छुड़ाने के लिए अपने पापा को पीछे की ओर धक्का दिया। बस उसी रात उन्होंने पंखे में फंदा डाल खुद को मारने की कोशिश की। यदि माँ के आंसुओं, पापा के लिए उनके लगाव, प्यार और उनकी अहिबात का सवाल नहीं होता तो प्रमोद और अर्पणा उस दिन उन्हें मर जाने देते। लेकिन क्या करें, मजबूर थे। तब से उनकी हरकतें और बढ़ गई और सब चुपचाप सहते थे। ऐसा नहीं है कि ये अत्याचार सिर्फ उसकी माँ पर था, उन दोनों पर भी था। अर्पणा को शादी और आदमियों से नफरत सी हो गई थी। उसके लिए शादी का मतलब था नौकरानियों की तरह दिन भर काम करना और रात को पति के हाथों मार खाना। ये उसके मन की बनाई कहानी नहीं थी, ये उसके आंखों देखी हकीकत थी, जिस हकीकत में वो हर एक औरत शामिल थी, जिसे वो जानती थी। वो जब अपनी सहेलियों से उनके माँ पापा के बीच प्यार की कहानियाँ सुनती, कैसे वो साथ में सारे काम करते हैं, सारे फैसले लेते हैं, जन्म दिवस और शादी की सालगिरह पर कैसे वो एक दूसरे को सरप्राइज करते हैं, उसे लगता था कि वो सब झूठ बोल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। और कभी किसी की बात पर भरोसा होता तो उसके अंदर का हिस्सा उसकी खुद की सहेली से ही जलने लगता। उसे कभी किसी का पैसा, कपड़ा या लग्जरी जिंदगी देखकर ईर्ष्या नहीं हुई। ईर्ष्या हुई तो केवल किसी का परिवार देखकर, कैसे वो अपने माँ बाप के साथ मुस्कुराते हुए हर जगह घूमने जाते, कैसे वो सब एक साथ बैठकर खाना खाते। उसकी सहेली कृतिका के पास एक तस्वीर थी जिसमें उसके पापा उसे अपने हाथों से खाना खिला रहे थे। अर्पणा अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ी सब सोच सोच कर रोती रही। समय निकलता गया। अर्पणा की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी।
दूसरे शब्दों में कहे तो पढ़ाई जबरदस्ती छुड़वाई गई थी और नाम दिया गया था कि पढ़ाई पूरी हो गई। उसके लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा था, लेकिन उसे शादी नहीं करनी थी। उसकी जिंदगी का सबसे भयानक सपना पूरा होने जा रहा था। मन में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे। मन में आता था कि अपनी जान दे दे, पर उसकी बेचारी माँ पर क्या गुजरेगी। उसने सोचा था कि वो पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी करेगी और अपनी माँ को लेकर बहुत दूर चली जाएगी, जहाँ बस वो और उसकी माँ रहेंगे। वो पूरी जिंदगी अपनी माँ के साथ निकाल देगी, कभी शादी नहीं करेगी। अपनी माँ को हर वो चीज लाकर देगी जिसके बारे में उन्होंने कभी थोड़ा भी सोचा हो। लेकिन अब सारे सपने खत्म। अर्पणा मन ही मन में सोचने लगी, मुझे अच्छे से याद है, बचपन में माँ मुझे अपनी शादी से पहले की कहानियाँ बताया करती थी। उन्हें बारिश से बहुत ज्यादा लगाव था। अखबार आते ही सबसे पहले वो मौसम का हाल देखती थी। हल्का सा भी बादल घिर आए तो बस आंगन में कुर्सी लगाकर बारिश के इंतजार में बैठ जाती थी। बारिश में ही नाच नाच कर उनकी नाचने की कला निखर गई थी। उनके गांव में किसी शादी या त्योहार में बिना उनके लोगों का नाचने गाने में मन ही नहीं लगता था। मैंने अपनी माँ को कभी नाचते हुए तो नहीं, लेकिन गाते हुए जरूर सुना था। बहुत सुंदर गाती हैं वो। पापा को नहीं पसंद था उनका नाचना गाना। शादी ही इसी शर्त पर की थी कि वो ये सब छोड़कर उनके घर में पांव रखेंगी। नाना ने जानबूझकर मेरी माँ की जिंदगी खराब कर दी। मेरे पैदा होने से पहले वो मर नहीं गए होते तो मैं जरूर उनसे सवाल करती। माँ ने पापा के लिए सब छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने कभी उनके त्याग की कदर नहीं की। उन्हें माँ की क्या, किसी की कदर नहीं। काश वो प्रमोद भैया से ही प्यार करते होते, क्योंकि वो लड़के हैं। लेकिन नहीं, उनसे भी प्यार नहीं उन्हें। ना जाने कैसा दिमाग है उनका, और अब मेरी जिंदगी भी खराब कर देंगे। अर्पणा के कुछ भी सोचने या बोलने से अब कोई फायदा नहीं होने वाला था। आखिर वो दिन आ ही गया जब उसकी शादी थी। हाँ, देखा था उसने उस लड़के को। पास में भी बैठी थी, लेकिन मिली नहीं थी। वो सगाई का दिन था। सर नीचे किए हुए वो गई और उसे अंगूठी पहना दी। नहीं, उससे पहले वो उससे नहीं मिली थी, केवल तस्वीर देखी थी। अच्छा था दिखने में। काश तस्वीर में आत्मा भी दिख जाती तो हजारों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाती। जयमाला, फेरे और अब विदाई। उसकी माँ अब कैसे रहेगी उसके बिना? कौन उसके घाव पर मलहम लगाएगा? कौन उसके काम में हाथ बंटाएगा? उसकी आंखों के आंसू अब कौन साफ करेगा? वो अपनी माँ को गले लगाकर रोए जा रही थी। समय आ गया। सबने उसे उसकी माँ के सीने से अलग कर किसी पराये के साथ गाड़ी में बैठा दिया। वो गाड़ी से निकलकर भाग जाना चाहती थी, अपनी माँ के सीने में दोबारा चिपक जाना चाहती थी, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। वो एक अनजान के साथ अनजाने सफर पर निकल चुकी थी, जिसका अंजाम उसे बखूबी पता था। वो अपने ससुराल पहुंची। सारी रस्में हुई, सारा घर हंसी ठहाके से गूंज रहा था। बच्चे भाभी, चाची, मामी करके उसके आगे पीछे बैठे हुए थे। सब उसका घूंघट हटाकर उसका चेहरा देखने के लिए उतावले हुए जा रहे थे, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे थे और ना ही मुस्कुराहट। बस आंखों से झरना बहे जा रहा था। रात हुई। अर्पणा को सब पकड़कर एक कमरे में ले गए। जिस कमरे में वो पहले बैठी थी वो उसका कमरा नहीं था, उसे अब समझ आया। जिस कमरे में वो अब आई थी वो बहुत सुंदर था। उसका बेड फूलों से सजा हुआ था। उसे बेड पर ले जाकर बिठा दिया गया। उसके बाद अर्पणा का पति करण कमरे में आया। अर्पणा डरी सहमी अपने दोनों हाथों को बांधे बेड पर बैठी हुई थी। करण ने उसके हाथों पर अपना हाथ रखा, लेकिन अर्पणा ने सहम कर अपना हाथ खींच लिया। करण को कुछ भी समझ नहीं आया। उसने फिर उसका घूंघट हटाया। अर्पणा की आंखें लगातार रोने की वजह से सूजकर बड़ी बड़ी हो गई थी। होठ कांप रहे थे। वो अब भी नीचे सर किए सिसकियां लिए जा रही थी। करण को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे।
उसने अर्पणा को एक गिफ्ट पकड़ाया और उससे बड़े प्यार से बोला, देखो तुम प्लीज रोना बंद करो और जाओ फ्रेश हो जाओ, अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी। अर्पणा को तो बस वहां से जाने का बहाना चाहिए था। उसने करण की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसका गिफ्ट वहीं बेड के सिरहाने पर रखकर बाथरूम में चली गई। वहां बैठकर पहले तो वो जी भर कर रोई, जिसकी सिसकियों की आवाज करण के कानों तक आ रही थी। काफी समय लगाने के बाद वो आखिरकार बाथरूम से बाहर आ ही गई। उसके आते ही करण बोला, अर्पणा तुमने तो बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया और मैंने तुम्हें फ्रेश होने के लिए कहा था, अंदर जाकर रोने के लिए नहीं। अर्पणा ने इस बार भी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। तब करण ने बुदबुदाते हुए कहा कि लगता है मेरी शादी एक गूंगी लड़की से करवा दी है। अर्पणा करण की ओर देखते हुए बोलती है, नहीं मैं गूंगी नहीं हूँ। अच्छा गूंगी नहीं हो तो अब तक मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। अर्पणा ने इस बार भी करण की बातों का जवाब नहीं दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अर्पणा की परेशानी क्या है। वो अब अर्पणा के व्यवहार से परेशान हो चुका था। उसने अपना तकिया उठाया और सोफे पर जाकर लेट गया। उसे लगा था कि जब अर्पणा को लगेगा कि वो उसके ऐसे व्यवहार से उससे गुस्सा है तो वो जरूर उसके पास आएगी। लेकिन करण के इस प्लान पर पानी फिर गया। करण को सोफे पर लेटते देख अर्पणा ने सुकून की सांस ली और लेटकर सो गई। वो घर से ही सोच कर आई थी कि वो अपने पति से किसी भी तरह की नजदीकियां नहीं बढ़ाएगी, जिससे अपनी माँ की तरह उसे अपने पति से लगाव हो और उसी लगाव के कारण आगे चलकर वो मजबूर हो जाए और उसके बदलते रवैये की वजह से वो टुकड़ों में टूटकर घुट घुट कर जीने लगे। अर्पणा सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर रसोई घर में चली गई, जहां आज पहला खाना बनाने की रस्म होनी थी। उसने करण के कपड़े निकाल कर रख दिए और उसका टिफिन भी पैक कर दिया और वो तब तक कमरे में नहीं आई जब तक करण ऑफिस चला नहीं गया। अब रोज ऐसा ही होने लगा। अर्पणा करण के उठने के पहले उठकर चली जाती और उसके सोने के बाद कमरे में आती, और जिस दिन करण ऑफिस से लेट आने वाला होता वो जल्दी सो जाती। ऐसे में हफ्ते बीत गए। करण भी काम की वजह से बिजी रहता, लेकिन अर्पणा का ये व्यवहार उसे अंदर से खाए जा रहा था। उसे कभी कभी अर्पणा पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन वो बस मन महसूस कर रह जाता था। करण ने इस बारे में अपने दोस्तों से भी बात की। सबने यही सलाह दी कि वो अर्पणा से बात करे कि आखिर उसकी परेशानी है क्या। दोपहर का समय था। अर्पणा सारे काम निपटा कर अपने कमरे में बैठी थी कि तभी कोई कमरे में आया। उसने मुड़कर देखा तो करण खड़ा था। वो घबरा गई और कमरे से जाने लगी। करण ने उसका हाथ पकड़ लिया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। अर्पणा तुम चाहती क्या हो? जब से हमारी शादी हुई है तुमने एक पल के लिए मुझसे बात तक नहीं की है। अगर ऐसा ही था तो शादी ही क्यों की मुझसे मना कर देती ना। काश ये मेरे बस में होता। क्या बोला तुमने? कुछ नहीं। क्या तुम्हें कोई और पसंद था? अर्पणा फिर चुपचाप खड़ी ही रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया। करण तेजी से उसकी ओर बढ़ा। करण को इतने गुस्से में देख अर्पणा के मुंह से निकला, प्लीज आगे मत आओ, प्लीज मुझे मारना मत, तुम जो पूछोगे मैं बता दूंगी। अर्पणा के मुंह से ये शब्द सुनकर करण को हैरानी हुई और वो बोला, पागल हो क्या तुम? मैं तुम पर हाथ क्यों उठाऊंगा? ऐसा सोच भी कैसे लिया तुमने? तुमसे सिर्फ मैं अपने सवालों का जवाब चाहता हूँ। मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मुझसे भाग रही हो? अर्पणा की आंखें भर आई और वो रोने लगी। मैं किसी से भी प्यार नहीं करती, लेकिन ये सच है कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मेरी जिंदगी में मैंने कभी किसी लड़के को जगह नहीं दी और ना ही देने के बारे में सोचा था, लेकिन मेरी शादी तुमसे हो गई। मैं केवल अपनी माँ के साथ रहना चाहती थी, उन्हें खुश रखना चाहती थी। अर्पणा बोलते बोलते बस रोए जा रही थी। करण से उसका रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो उसे गले लगाकर चुप करा देना चाहता था, लेकिन अर्पणा की ओर एक भी कदम बढ़ाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई।
वो कमरे से चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अर्पणा ऐसी क्यों है, और उसने सोच भी कैसे लिया कि मैं उसके ऊपर हाथ उठाऊंगा। मुझे आज भी वो दिन याद है जब सगाई में वो मेरे बगल आकर बैठी थी। मैं उसे एकटक देखता रह गया था और बस इसी इंतजार में था कि कब वो अपनी नजरें ऊपर कर मुझे भी देखें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगा था कि वो शर्मा रही है, लेकिन वो ये शादी ही नहीं करना चाहती थी। काश मुझे पहले पता चल गया होता तो उसके लिए कुछ तो करता, जिससे आज उसकी आंखों में ये आंसू ना होते। जिन नजरों का अपनी ओर प्यार से उठने का मैं इंतजार कर रहा था, उन आंखों में मेरी वजह से आज तक आंसू बहते रहे। दिन बीत गया। आज के दिन के बाद से अब अर्पणा करण के सामने आने लगी। कई बार तो दोनों घंटों कमरे में बिना एक दूसरे से एक भी शब्द बोले बैठे रह जाते। 2 दिन बाद अर्पणा का जन्मदिन था, लेकिन अर्पणा को इस बात की ना तो कोई खुशी थी और ना ही किसी तरह का उत्साह। हर रोज की तरह वो उस दिन भी सोकर उठी, घर का सारा काम किया, लेकिन आज वो बार बार घर के दरवाजे की ओर देख रही थी। करण कल से घर वापस नहीं आया था और न ही उसने घर में किसी को फोन किया। ऐसा कुछ होता था तो वो अर्पणा को एक बार मैसेज तो कर ही देता था। वो बहुत ज्यादा बेचैन हो रही थी। कहने को तो उसे करण से ना तो कोई लगाव था और ना ही उसकी कोई चिंता, लेकिन कल रात से आंखों की नींद गायब थी, काम में मन भी नहीं लग रहा था। बार बार अपना फोन देख रही थी। शाम हो गई थी, आज घर पर कोई नहीं था। उसके सास ससुर 1 हफ्ते पहले ही किसी रिश्तेदार के घर चले गए थे। एक नंद थी तो वो हॉस्टल में थी। वो बरामदे में बैठी फोन पर अपनी सहेली से अपनी मन की भड़ास निकाल रही थी। 3 दिन से बारिश भी बंद नहीं हुई थी, क्योंकि अभी अभी तो सावन लगा था। अर्पणा गलती से चाहे बारिश में भीग गई हो, वैसे उसे बारिश से नफरत थी। करण की गाड़ी के हॉर्न से अर्पणा का ध्यान टूटा। उसने तुरंत ही फोन रखा और बरामदे में बने खंभे को पकड़कर नाक भौं चढ़ाए खड़ी होकर बुदबुदाने लगी। आने दो, बारिश में भीगते हुए मैं नहीं लेकर जाऊंगी छाता, समझते क्या है अपने आप को। एक मैसेज तो कर ही सकते थे ना, और आज बर्थडे है मेरा। कॉल ही कर देते तो क्या मैं खा जाती उनको। वो बड़बड़ा ही रही थी कि करण गाड़ी से भीगते हुए निकलता है और गाड़ी का पीछे का गेट खुलता है। गेट से और कोई नहीं, उसकी माँ निकलती है। उन्हें देखकर अर्पणा हैरान रह जाती है और उसी बारिश में दौड़कर अपनी माँ को गले लगा लेती है। जन्मदिन मुबारक हो बेटा। माँ, आप यहाँ कैसे? मुझे एक बार बताया भी नहीं आने से पहले। करण बोला, बताती कैसे अर्पणा, यही तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा है। मैं तुम्हारी माँ को हमेशा के लिए यहाँ ले आया हूँ। तुम उनके साथ जिंदगी भर रह सकती हो, उनके साथ अपने वो सारे सपने पूरे कर सकती हो जो तुमने अपनी डायरी में लिखे थे। मेरी डायरी, इतना कहकर वो एकटक करण को देखने लगती है। अर्पणा की माँ बोली, जन्मदिन आज तेरा है, लेकिन तोहफा इसने मुझे भी दे दिया। करण बोला, अब इस बारिश में खड़े होकर ही सारी बातें करोगे या अंदर भी चलोगे आप दोनों? अर्पणा बोली, हाँ माँ, आप अंदर जाओ, मैं आती हूँ अभी, ऐसे भीगो मत। ठीक है। ऐसा कहते हुए अर्पणा की माँ घर में चली जाती है। आपने ये सब कैसे किया और मम्मी पापा को पता है क्या इस बारे में? तुम वो सब मत सोचो, मैंने सब संभाल लिया है। तुम्हें है तो नहीं, फिर भी मेरे ऊपर भरोसा रखो। और अब अंदर चलो, तुम्हें बारिश पसंद नहीं है और ऐसे भीगती रही तो बीमार पड़ जाओगी। अर्पणा करण की तरफ अपने कदम बढ़ाती है और उसे गले से लगा लेती है। मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि किसी को मेरी भावनाओं का भी इतना ख्याल है। तुमने आज जन्मदिन पर मुझे बहुत कीमती गिफ्ट दिया। आपको मेरी इतनी परवाह थी और मैं कभी ये समझ ही नहीं पाई। मुझे माफ कर दीजिए। और मुझे बारिश पसंद नहीं थी, लेकिन अब पसंद है। करण अर्पणा को अपने सीने से अलग करता है और उसके माथे को हल्के से चूमता है और दोबारा अपने सीने से लगा लेता है। अर्पणा कहती है, मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी का पहला सावन मेरी जिंदगी में बहार ले आएगा और मैं किसी के प्यार की बारिश में इस तरह से भीग जाऊंगी।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।